Hello students, as you all knows, schools are closed but learning is on through QCS. बिल्कुल सही। आज QCS के पार्ट 6 के अंदर लास्ट पोर्शन हम लेके आए हैं बायोमॉलिक्यूल्स का, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बिल्कुल सही, स्कूल्स क्लोज हैं बट आप QCS के थ्रू आपकी लर्निंग क्लोज नहीं है। आपकी पढ़ाई हो सकती है किसके थ्रू? QCS के थ्रू। बिल्कुल सही समझे। इसीलिए आपको QCS चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा और साथ ही शेयर भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आज की जो लेक्चर है इसके अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स के 6 पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो 5 पार्ट आप कर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी हर तरह की स्टडी के लिए। हर तरह की स्टडी का मतलब है कि आप चाहे जेईई मेंस का एग्जाम दें, चाहे आप नीट का एग्जाम दें, चाहे एडवांस का एग्जाम दें, या आप CBSE 12th क्लास का एग्जाम दें, तीनों ही जगह आपको ये बायोमॉलिक्यूल्स के पार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चाहे आपके क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले हों, 2 मार्क्स वाले हों, या लेंथी क्वेश्चंस हों 3 मार्क्स। राइट स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 6 यूनिट बायोमॉलिक्यूल से। और बायोमॉलिक्यूल्स यूनिट से फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स। एज यू ऑल नो, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। विदाउट एंजाइम लिविंग थिंग्स जो हैं या लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो विदाउट एंजाइम पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में कर भी चुके हैं। जैसे आपने इसी यूनिट के अंदर क्या किया, आपने सुक्रोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस किया किसके अंदर? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के अंदर। लैक्टोज को आपने क्या किया? बीटा डी गैलेक्टोज के अंदर और बीटा डी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया। और मैल्टोज से आपने क्या बनाया? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बनाई। ये सब किसके थ्रू हुए? इन सब का आपने हाइड्रोलिसिस किया इनके पर्टिकुलर एंजाइम्स के साथ। जैसे मैल्टोज का हाइड्रोलिसिस माल्टेज एंजाइम के साथ किया, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कौन से एंजाइम के साथ किया? लैक्टेज एंजाइम के साथ किया। स्टार्च को कन्वर्ट किया, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस किया, तो वो कौन सा एंजाइम था? इन्वर्टेज एंजाइम। तो वही एंजाइम्स हैं जिनके थ्रू आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने वाले एंजाइम्स के में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूं डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? एंजाइम्स की डेफिनेशन। तो ध्यान से देखिए, एंजाइम्स हम किन्हें कहते हैं? एंजाइम्स मैंने आपको जैसा कि बताया अभी, दे आर एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। क्या होते हैं ये एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं which are needed to catalyze क्या? किसको कैटलाइज करने के लिए? कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। Enzymes are essential biological catalysts which are needed to catalyze किसको? बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए जो
एसेंशियल बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स आपकी रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। एंजाइम में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं माल्टेज, राइट, लैक्टेज, एमाइलेज। एमाइलोज के लिए क्या यूज होता है, एमाइलेज, इन्वर्टेज, एक्सेट्रा। ये वो कैटलिस्ट हैं जो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने में यूज होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैल्टोज को हाइड्रोलाइज करने में मैल्टेज यूज होता है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने में लैक्टेज यूज होता है, एमाइलोज को हाइड्रोलाइज करने में एमाइलेज यूज होता है, और स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है। जितने भी एंजाइम्स हैं, आप कह सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट ग्लोबुलर प्रोटीन्स। लिख सकते हैं यहां पर, ऑल एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में मैं आपको पार्ट 5 के अंदर अच्छे से बता चुका हूं। मैंने आपको बताया 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें से एक फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। कौन सी प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक। दे आर हाईली स्पेसिफिक। किसके लिए, हाईली स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं आपको पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैंने आपको सबसे पहले यहां पर एंजाइम को डिफाइन किया है। एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which are needed to catalyze biochemical reactions। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया माल्टेज, और माल्टेज कौन से रिएक्शन को कैटलाइज करता है, माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के अंदर, राइट। तो क्या मैं माल्टोज को किसी और एंजाइम से कन्वर्ट करा सकता हूं अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर, नहीं। तो ये थर्ड पॉइंट आपको यही बताता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। मतलब अगर आप माल्टोज को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको माल्टेज एंजाइम ही यूज करना पड़ेगा, तभी आप माल्टोज को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के अंदर। और मैंने यहां पर आपको बताया कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। उसके लिए आपको एक्टिव साइट के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं यहां पर मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं एक पार्ट के अंदर, आप देख सकते हैं QCS में मैंने एंजाइम की मैकेनिज्म करा रखी है, बट मैं यहां पर एक टॉपिक बता देता हूं आपको, जिसे आप क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट बोलेंगे। और एक्टिव साइट किसे कहते हैं, एक्टिव साइट का मतलब है, जैसे अभी आप सपोज कीजिए अभी आपकी स्टडी चल रही है, आप अभी भी पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन होने के बावजूद भी आप पढ़ रहे हैं, किसकी हेल्प से, QCS की हेल्प से।
तो ये आपकी QCS क्या हो गई, एक्टिव साइट हो गई, जिसने स्कूल्स के बंद होने के बावजूद भी आपकी स्टडी को बंद नहीं होने दिया, आपकी स्टडी को रेगुलर आपके लिए लेकर के आ रहा है कौन, QCS। तो जो साइट रेगुलरली यूज हो रही हो या जिस साइट के बगैर हमारा काम ना चले या जिस साइट से ही हमारा काम चल रहा हो, उसी साइट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, सपोज मेरे पास ये एक एंजाइम है, क्या है, एंजाइम, और मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, एक सबस्ट्रेट ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट मैंने क्या लिया, मैं सबस्ट्रेट ले रहा हूं यहां पर, ये मैंने सबस्ट्रेट लिया, ये मेरा यहां पर सबस्ट्रेट है, ये है सबस्ट्रेट। अब देखिए जरा, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट को आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको दिख रहा है ना, ये एंजाइम एक की तरह रिएक्ट कर रहा है। किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, की तरह रिएक्ट कर रहा है। यही एंजाइम इस पोर्शन में जाकर के क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। मतलब यही एंजाइम इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये वाली जो जगह आपको दिख रही है ना यहां पर, ये वाली जो जगह है, ये जिसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, ये वाली जगह ही एक्चुअली में क्या कहलाती है, एक्टिव साइट कहलाती है। अगर मेरा एंजाइम इस शेप का है और मेरी एक्टिव साइट यहां पर चेंज हो जाए, चेंज होने का मतलब मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे रहा हूं, मैं यहां पर ये वाली एक्टिव साइट ले रहा हूं, तो क्या ये एंजाइम यहां पर वर्क करेगा, नहीं। इस साइट के लिए मुझे एंजाइम भी क्या चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अब ये एंजाइम यहां पर वर्क करेगा और यहां पर फिट बैठ जाएगा बिल्कुल, और इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं आपको एक्टिव साइट को डेफिनेशन के थ्रू बता देता हूं कि एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है। द रीजन, हम कह सकते हैं, द रीजन ऑन द सरफेस, किसका सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम, सरफेस ऑफ द एंजाइम, रीजन मतलब एरिया, द रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम टू विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज बाइंड, टू विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, या आप क्या बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, इज बाइंड, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि एंजाइम्स में एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है। एक्टिव साइट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन, किस पर, सरफेस पर, किसके सरफेस पर, एंजाइम के सरफेस पर, जिस जगह पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या सबस्ट्रेट क्या हो जाएं, बाइंड हो जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम की एक्टिव साइट बोलेंगे। यहां पर बहुत सारे और भी एंजाइम्स हैं जो आप पढ़ेंगे, बार बार आपको देखने को मिलेगा इस यूनिट के अंदर। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं, मैल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज, एमाइलेज, ये सब एंजाइम्स हैं। ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए और पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही वर्क करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एंजाइम्स के बारे में। अगर हम बात करें एंजाइम्स की मैकेनिज्म की, तो वो एंजाइम्स की मैकेनिज्म भी आपको मिलेगी बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर के अंदर। कहां पर, QCS के अंदर। सो यू कैन फाइंड आउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इन QCS चैनल। राइट स्टूडेंट्स, डीपली समझने के लिए आप वो वाली लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स की। किसकी बात करते हैं, विटामिन्स की।
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, वाइटामिन्स। अच्छा, वाइटामिन्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इन द डाइट। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स required in the diet, in small amount में to perform specific biological functions, to perform specific biological functions, क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस को फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम growth and for normal maintenance of optimum growth and health of the organism राइट स्टूडेंट्स? तो वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए विटामिन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी को स्कर्वी रोग हो गया, किसकी वजह से हुआ? स्कर्वी डिजीज जो हुई किसकी वजह से हुई? विटामिन सी की कमी की वजह से हुई। किसी की बोन स्ट्रांग नहीं है, किसकी वजह से नहीं है? क्योंकि उसमें विटामिन डी की कमी है। किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी है। तो वो विटामिन डी कहां से मिलेगी? वो सोर्स हमें देखना पड़ेगा। जैसे हमें सन से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। जो खट्टे फल होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। तो ये विटामिन्स हमारी ऑप्टिमम और नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप डेफिनेशन को एक बार दोबारा से समझ लीजिए। विटामिन्स क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं डाइट के अंदर। डाइट मतलब हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर ये रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर। बहुत स्मॉल अमाउंट में लेने पड़ते हैं हमें, नहीं ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी भी हमारे लिए क्या हो जाती है? हार्मफुल इफेक्ट या पॉइजन का काम करती है। तो स्मॉल अमाउंट में ये डाइट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं ताकि ये परफॉर्म कर सकें क्या? स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस को। और वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ, जो हमारी रेगुलर होती है टाइम टू टाइम या एज के साथ, एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए विटामिन्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि विटामिन्स कितने तरह के होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप एग्जांपल देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं। विटामिन्स के एग्जांपल्स क्या हैं? ए, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मैं इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि विटामिन के बहुत सारे टाइप हैं। B1, B12, B6, B2 एक्सेट्रा। इसीलिए मैंने क्या बोल दिया? विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर B1, B2, B6, B12 आते हैं, और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन एच, और उसके बाद एक और विटामिन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? Q10 बोलते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप इस टॉपिक को देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डेली यूज के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑप्टिमम ग्रोथ और नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए भी आपको विटामिन पढ़ना जरूरी है, राइट? देखिए मैंने आपको बताया है, आपने अभी तक क्या सुना होगा? आपने ज्यादातर सुना होगा कि विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है,
ई और के भी होता है, ये भी आपने सुन लिया होगा, बट आपने अभी तक विटामिन एच और Q10 के बारे में नहीं सुना होगा। ये भी विटामिन्स हैं और हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और हमें पता नहीं होता है, हम अपनी डाइट के अंदर इनको भी लेते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, ये भी विटामिन्स हैं, हमारी बॉडी की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं विटामिन ए से लेकर के Q10 तक, हम इन विटामिन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए यहां पर कुछ विटामिन्स क्या होती हैं? फैट सॉल्युबल होती हैं, और कुछ विटामिन्स क्या होती हैं? वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, या आपसे पूछा जाता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन सी होती हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सी होती हैं। तो मैं आपको सिंपल सी एक स्टोरी बता देता हूं, आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में कभी भी आप विटामिन्स को नहीं भूलने वाले हैं। कौन सी विटामिन्स को? फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। आप देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा ना, कीड़ा मतलब मैं नॉर्मली चेंटी या चेंटे की बात कर लेता हूं, या एक कीड़ा कोई भी ले सकते हैं आप। अगर आप उस कीड़े को पानी के अंदर डालेंगे तो वो कीड़ा पानी के अंदर नहीं मरेगा, वो क्या करेगा? चल के, तैर के, स्विम करके पानी से बाहर निकल जाएगा, वो जिंदा रह जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंदा रह जाएगा। बट वही चेंटा या कीड़ा अगर आपके ऑयल वाले या फैट वाले किसी बर्तन के अंदर गिर जाए तो वो ना तो उसमें स्विम कर सकता है, और वो गिरते ही क्या होगा? वहां पर मर जाएगा। तो कीड़ा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, ये शॉर्ट टर्म है कीड़ा। और कीड़ा कैसे लिखते हैं वो देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर विटामिन्स में दो तरह की विटामिन्स थी मेरे पास, जो कि फैट सॉल्युबल होती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं। मैं यहां पर पहले बात कर लेता हूं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आपने एक ही चीज याद रखनी है, कौन सी? कीड़ा, KED और A, और इनमें कॉमा लगा दीजिए बस। कीड़ा फैट के अंदर क्या हो जाता है? मर जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। आप याद रख सकते हैं कि कीड़ा फैट के अंदर मर जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए ये चार विटामिन्स क्या होती हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं किसकी? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, तो आपके पास दो विटामिन्स बचती हैं। कौन सी? विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C, जो कि क्या है? आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। राइट स्टूडेंट्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की हमें रेगुलर सप्लाई चाहिए डाइट के अंदर, क्योंकि ये रेडिली डिसॉल्व हो जाती हैं यूरिन के अंदर और स्टोर नहीं होती। ये सभी की सभी विटामिन्स, विटामिन B एंड विटामिन C, इनकी रेगुलर डाइट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है हमारी डाइट के अंदर, क्योंकि B और C ये दोनों विटामिन्स ऐसी होती हैं जो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाती हैं? एक्सक्रीटेड हो जाती हैं, निकल जाती हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12, ये ध्यान रख लीजिएगा, एक्सेप्ट B12, क्योंकि B12 हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाती है। बाकी B कॉम्प्लेक्स की और विटामिन्स और विटामिन C हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड नहीं हो पाती है। राइट स्टूडेंट्स, तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि विटामिन्स किसे कहते हैं, विटामिन्स कितने तरह की होती हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल में आपको याद रखना है, कीड़ा वर्ड याद रखना है। ये कीड़ा वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कीड़ा ऑयल या फैट के अंदर मर जाता है, मतलब KED और A, ये विटामिन्स ऐसी हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, बाकी विटामिन्स फैट सॉल्युबल नहीं होती है। राइट, नेक्स्ट हमारा इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड।
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होंगे हमारे पास। एक होता है हमारे पास डीएनए और एक होता है हमारे पास आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे जीन्स को या हमारे जीन्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को हमसे लेकर के हमारी ऑफस्प्रिंग तक क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, दे आर लॉन्ग पॉलीमर्स इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। इनके अंदर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? आपसे एक टॉपिक पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? एक यूनिट, ए यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट, ए यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट। किसका अटैचमेंट? ऑफ ए बेस टू फर्स्ट पोजीशन, ऑफ ए बेस टू फर्स्ट पोजीशन। किसकी फर्स्ट पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर, ऑफ शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। राइट स्टूडेंट्स, आपसे यहां पर न्यूक्लिक एसिड के अंदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पूछा जाता है जो दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के बेस पेयर्स भी पूछे जाते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बट आप उससे पहले ये समझिए कि ये दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, राइट। तो यहां पर आपसे एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। एक हमारे पास शुगर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर के दो कॉर्नर्स पर मैं यहां पर बना देता हूं, आप देखिए जरा, O नेगेटिव, P डबल बॉन्ड O जो कनेक्ट है CH2 के साथ, और ये CH2 कनेक्ट है यहां पर H के साथ। और यहां आप देखेंगे इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ये वाला, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे ये नाइट्रोजन होगा, और इस नाइट्रोजन से आप कनेक्ट करेंगे यहां पर ऐसे, इस तरीके से एक हेक्सागन बनाएंगे जिसमें यहां आप नाइट्रोजन लेंगे और नाइट्रोजन लेकर के आप इसको भी कनेक्ट करेंगे ऐसे, और यहां डबल बॉन्ड O लगा देंगे। राइट स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड O लगाने के बाद आप यहां डबल बॉन्ड लगा के यहां बनेंगे NH2, राइट। और क्या करेंगे आप? इसको आप बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। यहां पर आप कनेक्ट करेंगे H और OH, H और OH। यहां भी आप क्या करेंगे? यहां भी ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव दिखाएंगे। ये आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये तो है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट ग्रुप। उसी में ही ये आपका जो पोर्शन है, ये वाला, मैं इसको अलग पेन से डार्क कर देता हूं। ये वाला जो पोर्शन है जिसमें आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन, इसे बोलेंगे आप शुगर। कौन सा? पेंटोज, पेंटोज शुगर। और ये आपका क्या है? यहां पर बेस कनेक्ट हो गया। अब देखिए,
इस पेंटोज शुगर का ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो आप देखिए फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर बेस लगा हुआ है। तो यहां मैंने आपको डेफिनेशन दी न्यूक्लियोसाइड की, ध्यान देना, एक यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ ए बेस, एक बेस का अटैचमेंट अगर हो जाए फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर, शुगर की फर्स्ट पोजीशन पर, तो हम उस यूनिट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। मतलब यहां से अगर मैं इसको हटा दूं फॉस्फेट ग्रुप को, तो ये इतना पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, यहां से ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। वहीं आपसे एक चीज और पूछी जाती है कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो यूनिट है, पूरा पोर्शन जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर बेस कनेक्ट है और फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। देखिए इधर मैं आपको यहां पर न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन कर देता हूं, ये भी आपसे पूछा जाता है। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। देखिए when nucleoside is linked, when nucleoside is linked, किसके साथ लिंक करना है, linked to phosphoric acid, linked to phosphoric acid at fifth position ऑफ, किसकी फिफ्थ पोजीशन, शुगर मॉइटी, शुगर मॉइटी, क्या, शुगर मॉइटी, वी गेट ए न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलेगा हमें, एक न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है। दूसरा देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डीएनए और आरएनए के बेस पेयर्स बताऊंगा। देखिए बेस पेयर्स ऑफ किसके, डीएनए एंड आरएनए, दोनों के बेस पेयर्स बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले डीएनए के बेस पेयर्स में, तो इसमें पहला होता है एडेनाइन। क्या होता है, एडेनाइन। दूसरा साइटोसाइन, तीसरा थायमीन और चौथा, देखिए एडेनाइन, साइटोसिन, थायमीन और ग्वानिन। ग्वानिन ये सिंबलाइज कैसे होते हैं, एडेनाइन को ए से सिंबल करते हैं, साइटोसिन को सी से सिंबल करते हैं, थायमीन को टी से करते हैं और ग्वानिन को जी से सिंबलाइज करते हैं। ये तो बेस पेयर होते हैं डीएनए के। आरएनए के देखिए, आरएनए के अंदर एडेनाइन होता है जिसे हम ए से सिंबलाइज करते हैं, इसी के अंदर साइटोसाइन होता है जिसे हम सी से नोट करते हैं, इसी के अंदर ग्वानिन होता है। क्या होता है, ग्वानिन, जिसे हम जी से नोट करते हैं। बट डीएनए में थायमीन होता है और इसके अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल, जिसे हम यू से नोट करते हैं। और ये बेस पेयर्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो भी फिक्स है। आप देखिए ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा डीएनए में, कितने, 2 बॉन्ड, और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा, कितने, 3 बॉन्ड। ऐसे ही अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में भी ए हमेशा यू के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहां पर थायमीन नहीं होता है, यहां यूरेसिल होता है, और जी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा सी के साथ। ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स जो बन रहे हैं अलग अलग हैं। डीएनए में ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। आरएनए में ए यू के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा।
तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने आज के लेक्चर में टॉपिक्स किए हैं, जिन टॉपिक्स को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक बताया एंजाइम्स, फिर उसके बाद हमने विटामिन्स किए, और फिर हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़े, 2 डीएनए एंड आरएनए, उसी के साथ साथ हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ा। मतलब ये हमने बायोमॉलिक्यूल्स का फाइनल पार्ट 6 हम कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंटेन किए हुए थे, और सिर्फ लॉकडाउन के अंतर्गत आपने ये बायोमॉलिक्यूल यूनिट कहां पर की, QCS के अंदर। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लॉकडाउन के अंदर स्कूल बंद होने के बावजूद भी आपकी स्टडी कंटिन्यू रह सके। गुड लक।